दूसरा चरण जो शुरू हुआ है चिंतन का, उसमें हम सब जानते हैं कि हम ज्ञानात्मक पक्ष की अधिक बात कर रहे हैं, क्योंकि वही एक मुख्य कारण है। हमारे अ, ज्ञान क्षेत्र पर जिस प्रकार से आक्रमण हुआ है और ज्ञान क्षेत्र का अभारतीयकरण हुआ है, वह भारतीयता पर सबसे गहरा, सबसे बड़ा आघात है। उसने भारत को अभारत बना दिया है। ऐसा ही हमारे चारों ओर के व्यवहार, व्यवस्था, मानसिकता, हमारी समझ, हमारी दृष्टि आदि को देखकर लगता है। वैसे भी हम बार बार कहते आए हैं और हमारा इतिहास हमें बता रहा है कि भारत ज्ञान निष्ठ देश है। ज्ञान की साधना, ज्ञान की उपासना, ज्ञान के प्रति निष्ठा, ज्ञान का अम, ज्ञान के प्रति समर्पण, ये भारत में जितना है उतना हमें और कहीं नहीं दिखाई देता। इसलिए हमें भारतीय ज्ञान की रक्षा करनी चाहिए, भारतीय ज्ञान की सेवा करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। और उसको केवल उपासना करना, ये उपासना कैसे की भी कैसे जाएगी, तो हमारा पूर्ण जीवन का जो तंत्र है, जीवन की रचना है, उसको ज्ञान के आधार पर खड़ा करना चाहिए। ऐसे ही करके भारत चिरंजीव बना है और सभी बातों में समृद्धि भारत ने प्राप्त की है। इसलिए हमें ज्ञान के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है, इसको समझने की आवश्यकता है। तो हमने गत 3 सत्रों में ये भारत की जीवन रचना कैसी हुई है, उसके मूल तत्व कौन से हैं, ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। हमने देखा कि जीवन रचना के विभिन्न आयाम होते हैं। इन सभी आयामों में सुसंवादिता होनी चाहिए। ये संवादिता कैसे बनेगी, ये भी बड़ा चिंतन का विषय है। तो हमने प्रारंभ किया था विश्व में सभी मनुष्यों ने किस प्रकार से एक दूसरे के साथ समायोजन करके समरस बनकर करना चाहिए, इसकी चर्चा हमने प्रारंभ की थी। क्यों हमने मनुष्यों से ही प्रारंभ की? मनुष्यों के अलावा भी विश्व में बहुत सारे परमात्मा के आविर्भाव तो हैं, फिर भी हम मनुष्यों के से ही प्रारंभ क्यों करते हैं? तो इसलिए करते हैं कि मनुष्य बुद्धि से समझता है, मनुष्य मन से प्रेरित होता है, मनुष्य शरीर से काम करता है, क्रिया करता है। क्रिया को भावनाओं और विवेक आदि का आधार होता है और उन सब के पीछे प्रेरणा हृदय की अनुभूति की होती है। ये सब मनुष्य सापेक्ष है। मनुष्य को छोड़कर विश्व में और कोई भी अस्तित्व ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए ये सारी बातें मनुष्य को ही करनी है। तो सबसे पहले मनुष्य ने अपने आप को व्यवस्थित करना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से भी करना चाहिए और सामूहिक रूप में भी करना चाहिए। इसी संदर्भ में हम विश्व के सभी मनुष्यों को एक साथ समायोजित होकर समरस होकर जीना, इसी को हम समाज शास्त्र का अध्ययन कह सकते हैं। विश्व के सभी मनुष्यों को यदि एक शब्द में व्यक्त करना है तो वह है समष्टि। समष्टि को ही हम समाज कहते हैं। जो पशुओं से भिन्न है, जो विवेकशील हैं, ऐसे ही मनुष्यों का समूह है, उसको समाज कहा जाता है। और एक दूसरा शब्द है समझ। ये समझ जो है, ये पशु वृत्ति वालों को,
बुद्धिहीन होकर ही रहने वालों का जो समूह है उसको समझ कहा जाता है। मनुष्य ऐसा नहीं है, इसलिए मनुष्यों के समूह को समाज कहा जाता है। इस समाज की रचना कैसे होगी, समाज की व्यवस्था कैसे होगी, समाज में लोगों का व्यवहार कैसे बनेगा, इन सब को लेकर जो व्यवस्था की गई वह हमारी समाज व्यवस्था है। और इस समाज व्यवस्था का निरूपण करने वाला शास्त्र समाज शास्त्र है। हमने पहले ही सत्र में देखा था कि भारत के समाज शास्त्र का आधार धर्म शास्त्र है और अध्यात्म शास्त्र है। परंतु हमने प्रारंभ तो समाज शास्त्र ही किया था, धर्म शास्त्र से और अध्यात्म शास्त्र से नहीं किया था। क्योंकि पहले हम अपनी रहने की व्यवस्था को तो समझ लें, रचना को तो समझ लें और व्यवहार तो उसके अनुसार करने लगे, तो फिर बाद में इस व्यवहार का अधिष्ठान क्या है, इस व्यवस्था का आधार क्या है, वह भी समझेंगे। अभी इतने सूत्र का स्वीकार करके चलना पर्याप्त है कि हमारा समाज, हमारी समाज व्यवस्था धर्म केंद्री है, धर्म को ही संपूर्ण रचना का केंद्रवर्ती विषय मानती है। इस समाज व्यवस्था में फिर मूल आधारों की, आधार स्तंभों की हमने बात की थी। उसमें पुरुषार्थ चतुष्टय, वर्ण चतुष्टय, आश्रम चतुष्टय, पंचयज्ञ, 3 ऋण और इन 3 ऋणों से मुक्त होने की कल्पना आदि सारी बातों का हमने विचार किया। उसी का सबसे छोटा यूनिट, लघुतम इकाई कुटुंब है, इसलिए कुटुंब शास्त्र की भी हमने बात की थी। अभी समाज व्यवस्था की जो अंगभूत दूसरी व्यवस्थाएं हैं उनके ऊपर भी हमने एक के बाद एक चिंतन करना चाहिए। इस दृष्टि से पुरुषार्थों में भी जब हम पुरुषार्थ चतुष्टय की बात करते हैं तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात करते हैं। ये 4 पुरुषार्थ हैं। इनको हमने 2 वर्गों में विभाजित किया, वर्गीकृत किया। तो एक वर्ग में है मोक्ष और दूसरे वर्ग में है धर्म, अर्थ और काम। तो धर्म, अर्थ और काम को हम त्रिवर्ग कहते हैं, मोक्ष को अपवर्ग कहते हैं। इन त्रिवर्ग में धर्म, ये अर्थ और काम पुरुषार्थ का आधार है। धर्म सापेक्ष ही अर्थ और काम होने चाहिए, ये हमारी मूल धारणा है, गृहीत है। ऐसा होगा तो समृद्धि भी होगी, संस्कृति भी होगी, सबकी सुरक्षा भी होगी। यदि धर्म की सापेक्षता नहीं रही तो ये कुछ भी नहीं होगा। इसलिए धर्म सापेक्ष, धर्म केंद्री समाज व्यवस्था, धर्म केंद्री व्यवहार हमेशा धर्म सापेक्ष होता है। परंतु समृद्धि कैसे आएगी? काम पुरुषार्थ भी हमारे जीवन की मूल प्रेरणा है। कुछ भी करते हैं तो इसकी मूल प्रेरणा तो काम ही रहा है। तो ये काम पुरुषार्थ क्या है और अर्थ पुरुषार्थ? काम पुरुषार्थ को यशस्वी बनाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए अर्थ पुरुषार्थ चाहिए। तो हम धर्म, अर्थ और काम को ठीक तरह से समझकर उसके आधार पर हमारी व्यवस्था कैसे बनाई जाती है, समृद्धि कैसे प्राप्त की जाती है, संस्कृति की रक्षा कैसे की जाती है, हम श्रेष्ठ प्रजा कैसे बनते हैं, ये हमने विभिन्न शास्त्रों, विभिन्न व्यवस्थाओं के माध्यम से समझना है। तो आज हम समाज शास्त्र का एक अंग है अर्थशास्त्र, उसकी बात करेंगे। हमारे समाज की अर्थ रचना कैसी होगी?
अर्थ पुरुषार्थ कैसे होगा, अर्थ नीति कैसे बनेगी, अर्थ व्यवहार कैसे बनेगा, अर्थ के संस्कार कैसे होंगे, अर्थ दृष्टि कैसे होगी, इन सभी बातों का हमें अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। और ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमें परिवर्तन करना है, और इस परिवर्तन का माध्यम है वो हमारी शिक्षा है। और शिक्षा में भी ये जो हम चिंतन कर रहे हैं उसका स्थान उच्च शिक्षा में है, अर्थात हमारी यूनिवर्सिटीज में, हमारे अनुसंधान केंद्रों में अर्थशास्त्र के बारे में इस प्रकार से विचार होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए और शिक्षा दी जानी चाहिए। तो हमें पाठ्यक्रम भी बनाने होंगे, संदर्भ साहित्य भी बनाना होगा, अध्यापन और अध्ययन की पद्धति भी बनानी होगी। ये सब हम शिक्षा के लिए ही कर रहे हैं, और राम विद्यापीठ है तो हम यूनिवर्सिटी के संदर्भ में ही ये सारी बातें कर रहे हैं, ये तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। दूसरा संदर्भ है, इसके अनुसार देश चलना चाहिए, माने यूनिवर्सिटी तो चलनी चाहिए परंतु राज्य व्यवस्था भी उसके अनुकूल चलनी चाहिए, अर्थ नीति वैसे ही बननी चाहिए और बाजार भी वैसे ही चलना चाहिए और उद्योग भी वैसे ही चलने चाहिए। तो ये सारा बहुत विशाल क्षेत्र है जिसमें अभारतीय की जो प्रतिष्ठा हुई है उसको भारतीय बनाने का महान पुरुषार्थ हमको करना पड़ेगा। ये ज्ञान क्षेत्र का पुरुषार्थ है, ये ज्ञान क्षेत्र का चिंतन है। इसको शिक्षा के क्षेत्र में लाना होगा हमको, तभी कुछ अभारत को भारत बनाने का हमारा उद्यम जो है वो सही दिशा में जाएगा और सही स्वरूप प्राप्त करेगा। अब खुद अर्थशास्त्र के अर्थ पुरुषार्थ के दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। तो पहली बात तो है दृष्टि की। तो अर्थ दृष्टि क्या है, अर्थशास्त्र को हम कैसे समझेंगे, अर्थ पुरुषार्थ को कैसे समझेंगे। पहली है दृष्टि। तो यह समाज शास्त्र का अंगभूत ऐसा शास्त्र है। आज विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा की रचना होती है उसमें समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र को एक करके नहीं देखा जाता है। दोनों स्वतंत्र विषय हैं, दोनों ही समान महत्व के हैं, दोनों में मुख्य और गौण जैसा कोई संबंध नहीं है। तो पहली बात हमको स्वीकार करनी पड़ेगी कि अर्थशास्त्र समाज शास्त्र का एक अंग है और समाज शास्त्र के जो भी मूल सिद्धांत हैं अर्थशास्त्र को उनका स्वीकार करना होगा, सम्मान करना होगा और उसके अनुकूल ही अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांत बनेंगे। समाज शास्त्र को धर्म सापेक्ष होना पड़ेगा, अर्थशास्त्र को समाज सापेक्ष होना पड़ेगा। और जैसे समाज शास्त्र है और समाज शास्त्र धर्म सापेक्ष है तो अर्थशास्त्र को धर्म सापेक्ष तो बनना ही होगा। ये तो निहित है, माने गृहीत है। ये तो अगर समाज शास्त्र ही उसका मुख्य है और समाज शास्त्र की सापेक्षता होगी तो फिर धर्मशास्त्र की सापेक्षता तो होगी ही। इसलिए हमारे अर्थशास्त्र की शिक्षा या जिसकी शिक्षा हम देने वाले हैं वह अर्थशास्त्र धर्म सापेक्ष अर्थशास्त्र होगा, धर्म के अनुकूल अर्थशास्त्र होगा। दृष्टि का दूसरा मुद्दा है भारतीय समाज व्यवस्था धर्म केंद्री है, अर्थ केंद्री नहीं है। आज हमारा मुख्य परिवर्तन जो हो गया है भारत से अभारत बनने की दिशा का, वह है आज हम अर्थ केंद्री समाज रचना में जी रहे हैं। इसको बदलना
ये महान पुरुषार्थ है, ये भगीरथ कार्य है। ये सरल तो बिल्कुल ही नहीं है, और हमारे एक 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 व्यक्ति के व्यवहार के साथ जुड़ा है, मानस के साथ जुड़ा है। इसलिए परिवर्तन कठिन है, महाकठिन है। ऐसा मानकर ही हम इसका चिंतन करेंगे। तो पहला है समाज सापेक्ष, धर्म सापेक्ष। धर्म के अनुकूल ऐसा चाहिए। इसको जीवन रचना को, समाज रचना को अर्थ केंद्रीय नहीं बनाना, तो उसका जो न्यूक्लियस है, उसका जो फोकस है, वही बदल जाएगा। धर्म ही केंद्र में आ जाएगा और अर्थ उसके अनुकूल बनकर अपना योग्य स्थान प्राप्त करने का प्रयास करेगा। ये पहला मुद्दा है। दृष्टि में जो दूसरा मुद्दा है कि हमारी अर्थ दृष्टि कैसी होनी चाहिए, अर्थ के प्रति हमारी समझ कैसी बननी चाहिए। तो अर्थ पुरुषार्थ सर्व प्रकार की भौतिक समृद्धि का मूल है। तो लक्ष्य क्या है फिर? अर्थशास्त्र का या अर्थ पुरुषार्थ का लक्ष्य क्या है? समृद्धि प्राप्त करना। समृद्धि से जो सुख प्राप्त होता है वो प्राप्त होना। अब ये कैसी समृद्धि है? समृद्धि को भी थोड़ा क्वालिफाई करना पड़ेगा। कोई एक व्यक्ति को, कोई एक कुटुंब प्रमुख को 5 पुत्र हैं, तो वो कहेगा मैं तो बहुत संपत्तिवान हूँ, बहुत समृद्ध हूँ, क्योंकि मुझे 5 पुत्र हैं। उनके 3-3 औसत से संतान मानो तो 15 पौत्र पौत्रियां हैं। ये तो सब अच्छे समझदार हैं, बहुत विवेकपूर्ण व्यवहार करते हैं, विनयशील हैं, सम्मान करते हैं सबका। तो मेरे पास तो बहुत बड़ी संपत्ति है, और क्या करना है? नहीं, अर्थशास्त्र की दृष्टि से संपत्ति का, समृद्धि का अर्थ यह नहीं है। तो मेरे पास ज्ञान संपदा है, मैंने वेदों का अध्ययन किया है, अन्य शास्त्रों का भी अध्ययन किया है, मैंने संगीत, योग आदि शास्त्रों का भी अध्ययन किया है। तो ये ज्ञान संपदा है। ये इस समृद्धि को, इस अर्थ में हम समृद्धि की बात नहीं कर रहे हैं। अर्थ पुरुषार्थ या अर्थशास्त्र की बात करते समय भौतिक संपत्ति, भौतिक समृद्धि, इसका ही हम विचार कर रहे हैं। तो अर्थ पुरुषार्थ भौतिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है। ये समृद्धि का क्षेत्र है, ये भौतिक समृद्धि का क्षेत्र है। भौतिक समृद्धि किसे कहा जाता है? तो बहुत धान्य है, बहुत वस्त्र है, बहुत, हमारा आवास बहुत अच्छा है, हमारा फर्नीचर प्रभुत मात्रा में है, हम जो जो भी इच्छा करते हैं वो सब हमको प्राप्त हो सके, इतना हमारे पास धन है, हमारे पास सोना चांदी हीरा रत्नों के भंडार हैं। ये समृद्धि है, इसको हम भौतिक समृद्धि कहेंगे। इसको प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक उद्योगों का विकास हुआ है, कारीगरी का विकास हुआ है, और हम लीलया सहज रूप से इन सारी वस्तुओं को प्राप्त भी कर सकते हैं। तो उनके स्रोत भी हैं, माने प्राकृतिक संसाधन भी है और बौद्धिक संसाधन भी है, और हाथ की कुशलता भी है, माने कारीगरी है, निर्माण क्षमता है, इनोवेशन हम कर सकते हैं, हम विविध प्रकार के ये सारे पदार्थ बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। ये सब हमारी अर्थ संपदा है, भौतिक संपदा। अर्थ संपदा माने भौतिक संपदा, भौतिक समृद्धि है। तो इसके लिए बुद्धि भी चाहिए, हाथों की कुशलता भी चाहिए, और प्राकृतिक संसाधन माने हमारा
तापमान अच्छा होना चाहिए, हमारा जलवायु अच्छा होना चाहिए, हमारी भूमि अच्छी होनी चाहिए, हमारी मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए, अ, हमारे हमारी भूमिगत खनिज संपदा अच्छी होनी चाहिए, समुद्रों में रत्न भंडार होना चाहिए, भूमि में भी रत्न भंडार होना चाहिए, ये हमारी वृक्ष वनस्पति ये बहुत उत्तम और विपुल मात्रा में होनी चाहिए। ये सारा होगा तभी हम अर्थवान हैं, हम धनवान हैं। हम अर्थ को धन के रूप में भी देखते हैं, धनवान हैं। तो धन धान्य पशु वृद्धि ये सब हमारी संपत्ति है, भौतिक संपत्ति। तो पशु भी हमारी संपत्ति है। ऐसा अर्थवान देश हमारा भारत है। ये सारी समृद्धि व्यक्तिगत भी होनी चाहिए और जातिगत, माने संपूर्ण देश की भी होनी चाहिए, राष्ट्रगत भी होनी चाहिए। व्यक्ति समृद्ध होने से केवल राष्ट्र समृद्ध नहीं होगा, राष्ट्र समृद्ध होना चाहिए। ये तो हमारी संस्कृति सापेक्ष ऐसी दृष्टि हमेशा रही है। और भौतिक समृद्धि की सुरक्षा के लिए भी यह आवश्यक है कि हम केवल व्यक्ति की समृद्धि का विचार न करें, राष्ट्र की समृद्धि का विचार करें। ज्ञान संपदा धर्म संपदा आदि की बात न करें, भौतिक संपत्ति की ही बात करें। इसको कहते हैं वैभव, वैभव में रहना। तो वैभव अथवा समृद्धि ये कैसे कैसे आता है, कैसे? पहला तो विपुल मात्रा में होना चाहिए। विपुल मात्रा माने क्या? तो चाहिए उससे अधिक, आवश्यक है उससे अधिक। ये हमारे बारे में कहा गया है, आवर्स इज द इकोनॉमी ऑफ एबंडेंस। प्रभुत्ता का अर्थशास्त्र है, ये अभावों का नहीं है। आज का जो अर्थशास्त्र है वह है इकोनॉमी ऑफ वांट्स। वांट्स माने अभाव, अभावों का अर्थशास्त्र। अभावों का अर्थशास्त्र नहीं होता है, विपुलता का अर्थशास्त्र है। तो पहली बात है विपुलता। दूसरी बात है विविधता। विविधता विपुलता को सुंदर बनाती है, रसिक बनाती है। तो सौंदर्य और रसिकता ये भी इसके आयाम हैं। विपुल और एक होना चाहिए गुणवत्ता और उत्कृष्टता, माने अच्छी गुणवत्ता, श्रेष्ठ गुणवत्ता चाहिए। जैसे तैसे नहीं, कुछ भी नहीं, श्रेष्ठ गुणवत्ता चाहिए। चौथा है वह हानिकारक कहीं भी नहीं होना चाहिए। हानिकारक आज के अर्थशास्त्र की, आज के अर्थ व्यवहार की अगर बहुत बड़ी त्रुटियां हैं तो हम इस प्रकार से उत्पादन करते हैं, इस प्रकार से प्रभुत्ता विपुलता ये सब करते हैं, तो समृद्धि, भौतिक समृद्धि तो प्राप्त होती है, परंतु पर्यावरण का सर्वनाश होता है और उपभोक्ता के स्वास्थ्य का भी बहुत नाश होता है, हानि होती है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो हमारा अर्थशास्त्र सबका भला करने वाला शास्त्र होना चाहिए। सबको सुख संतोष समाधान स्वास्थ्य ये सब देने वाला होना चाहिए। एक धन संपत्ति प्राप्त करो, बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन करो, दूसरी ओर पर्यावरण का नाश करो और रोगों को निमंत्रण दो, ये नहीं हो सकता। ये तो अनिष्टकारी अर्थशास्त्र है। और फिर इसके लिए अभाव है, रोग हो गया तो फार्मा इंडस्ट्री को बढ़ाओ, चोरी लूट होने लगा तो जेल कैद खाने बढ़ाओ और दंड और कानून का उपयोग करो, ये नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार हो गया तो अब और कायदे बनाओ, कानून बनाओ, ऐसा नहीं होता कभी। तो इसी को कहते हैं धर्म के अनुकूल अर्थशास्त्र में कभी भी ऐसा असंतुलन नहीं होता।
तो संतुलित अर्थशास्त्र चाहिए। संतुलन अन्य जीवन के अन्य आयाम हैं, उनके साथ संतुलन बनाने वाला अर्थशास्त्र चाहिए। ये इसलिए कहना पड़ रहा है कि आज इनमें से एक भी नहीं है। हाँ, कभी कभी हम कहते हैं कि विपुलता है, वो आभासी विपुलता है। आभासी विपुलता अर्थात कुछ लोगों को तो चाहिए, उससे बहुत अधिक मिलता है, सब फेंकने के लिए, नष्ट करने के लिए, सड़ने देने के लिए, ऐसे ही लगता, ऐसे ही मिलता है। परंतु अधिक अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में लोग भूखों भी मरते हैं। तो ये तो असंतुलित है, इसको विपुलता का अर्थशास्त्र नहीं कहेंगे। तो विपुलता होना, विविधता होना, उत्कृष्टता होना और संतुलन होना, यह अत्यंत आवश्यक है। और ये सबके सुख का कारण बनना चाहिए, दुख का नहीं। तो हम जब दृष्टि की बात करते हैं तो शास्त्र की ओर देखने की हमारी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए। अब हम देखते ही हैं कि यूनिवर्सिटी को इन बातों का कोई गंध भी नहीं है। ऐसा ऐसा कभी सोचा भी नहीं जाता है, ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा कहते हैं लोग। नहीं नहीं, आज तो ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कहते। हाँ, आज नहीं होता ना, परंतु इसी कारण से तो हम भारत के अभारत बन रहे हैं। ऐसा होना चाहिए, ऐसा भारत आदिकाल से कहता आया है। और अभी ब्रिटिशों का अर्थशास्त्र यहाँ लागू नहीं हुआ था, तब भी तो ऐसा ही होता था, ऐसा ही कहा जाता था। तो हमें दृष्टि बदलनी है, अर्थ व्यवस्था के, अर्थ पुरुषार्थ के करना चाहिए। तो मुख्य बात है, देश की आर्थिक समृद्धि किस बात पर आधारित है, कैसे प्राप्त करना चाहिए? तो मुख्य बात है, ये उत्पादन केंद्री बनना चाहिए, ये उद्योग केंद्री बनना चाहिए। हमारा पूर्ण अर्थ क्षेत्र जो है, उसका मुख्य आधार, सबसे प्रमुख विषय उत्पादन का है, भौतिक वस्तुओं के उत्पादन का। अब हमारे अर्थ क्षेत्र में आज भौतिक और अभौतिक दोनों बातें गिनी जाती है। अब अर्थ क्षेत्र का एक मुख्य क्षेत्र है बाजार, एक है उद्योग क्षेत्र, दूसरा है बाजार। तो भौतिक वस्तुओं का ही बाजार हो सकता है, अभौतिक वस्तुओं का नहीं। ये हमारे अर्थशास्त्र का मुख्य सूत्र है। अभौतिक वस्तुएं क्या है? अभौतिक वस्तुएं हैं जीवन रक्षा, अभौतिक वस्तु है सेवा, अभौतिक वस्तु है ज्ञान, अभौतिक वस्तु है भावना, प्रेम, अभौतिक वस्तु है विद्वत्ता। ये अभौतिक वस्तुएं हैं, ये बाजार में आनी ही नहीं चाहिए, बाजार के क्षेत्र में ये नहीं होती है। बाजार और उद्योग दोनों ही भौतिक पदार्थों में ही व्यवहार करता है। तो ये भारत के अर्थशास्त्र का प्रमुख नियम है, इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तभी आपको सुख, समृद्धि, शांति, ज्ञान, संस्कार आदि मिलेगा और चिरंजीविता भी प्राप्त होगी। और वेद व्यास जी का तो वचन है, इससे हमारी समृद्धि कम नहीं होगी, उल्टे बढ़ेगी। साथ में दुख नहीं, दुख दूर होंगे और सुख मिलेगा। तो ये बुद्धिमान लोग तो यही चाहेंगे ना, और क्या चाहेंगे? क्या ये थोड़े चाहेंगे कि आप तो पैसा तो प्राप्त करो परंतु रोगी बन जाओ, पैसा तो प्राप्त करो लेकिन कुटुंब में ही दुश्मनी पैदा हो जाए? ऐसा तो नहीं चाहेंगे, वर्ग संघर्ष निर्माण हो जाए, ऐसा तो बुद्धिमान लोग नहीं चाहेंगे। इसलिए भौतिक और अभौतिक पदार्थों का अंतर करना पड़ेगा, और उद्योग में केवल भौतिक पदार्थों का उत्पादन
ये मूल आधार रहेगा। राष्ट्र को समृद्ध बनने के लिए और व्यक्ति व्यक्ति को अर्थार्जन करने के लिए कुछ बातों का आलंबन करना पड़ता है, कुछ क्षेत्र चुनने पड़ते हैं। तो हमारे अर्थार्जन के और संपूर्ण अर्थ उत्पादन के, अर्थ क्षेत्र के 3 मार्ग हैं। पहला है उद्योग, दूसरा है बाजार और तीसरी है नौकरी। नौकरी को आजकल सेवा कहने का बहुत प्रचलन है। नौकरी और सेवा एक नहीं है। भारतीय शब्दकोश में नौकर के साथ में दूसरा भी एक शब्द प्रयोग है, नौकर चाकर। नौकरी करना, चाकरी करना। हाँ, चाकरी ये भी सेवा नहीं है। सेवा के भाव से की जाने वाली चाकरी ही है। तो हमारे अर्थार्जन के 3 प्रमुख आयाम हुए। उद्योग जो उत्पादन का केंद्र है, बाजार जो वितरण का केंद्र है, और नौकरी चाकरी जो मनुष्य को अपने शरीर से, बुद्धि से सबसे करनी पड़ती है, परंतु वह उत्पादक नहीं है, फिर भी है। अब किसी भी राष्ट्र को वास्तव में समृद्ध बनना है तो हमारा उद्योग, बाजार और नौकरी चाकरी का, हम नौकरी ही कहेंगे, चाकरी उसमें निहित है ऐसा मानेंगे। अनुपात क्या होना चाहिए? 70% जनसंख्या उद्योग करने वाली होनी चाहिए। उद्योग प्रमुख है, उत्पादन प्रमुख है, परंतु उसमें उद्योगों का केंद्रीकरण नहीं होगा। कुछ लोग ही उद्योगपति होंगे ऐसा नहीं होगा। 70% लोग उद्योग में होने चाहिए और वे उद्योगपति होने चाहिए, उद्योजक होने चाहिए। उद्योग में जाकर नौकरी करने वाले, मजदूरी करने वाले नहीं होने चाहिए। ये भारतीय सिद्धांत है। तो उद्योग का क्षेत्र 70%, बाजार का क्षेत्र 20%, या समझो 15%, और नौकरी चाकरी का क्षेत्र 90% में जितना बचता है उतना, माने 70 और 15 85, 5, अब उसको 7 भी बना सकते हैं या 10 भी बनाओ तो भी चलेगा। तो 10, 70, 15 और 10, माने अनुपात ये कम अधिक हो सकता है। 70 से तो अधिक ही होना चाहिए। उधर 15 से कम होता है तो चलेगा, उधर 10 से कम होता है तो चलेगा, परंतु ये अनुपात यदि रहा तो राष्ट्र समृद्ध होता ही है, उसकी समृद्धि कभी नष्ट नहीं होती। अब हम क्या करते हैं आज? ये अनुपात तो एकदम खराब कर दिया। नौकरी करो, नौकरी करो, नौकरी करो ही कहा। तो 200 वर्षों में हमारा उत्तम खेती कहते थे। खेती ये सर्व उद्योगों में सबसे प्रधान उद्योग है, मुख्य उद्योग है। इसलिए उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नौकरी और अधम भिक्षा, भीख, ऐसा कहते थे। मैंने जो अभी 90% तक की या 92-93% तक ही पहुंचाया, तो शेष 7 हैं वो भिक्षावृत्ति वाले होंगे। हम भिक्षावृत्ति की बात अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अर्थ क्षेत्र में उसका समावेश होता ही नहीं है। उसका समावेश धर्म क्षेत्र में होता है, इसलिए हम उसकी बात अभी नहीं करेंगे। परंतु उद्योग अर्थात उत्पादन और वाणिज्य और नौकरी, ये 3 हमारे अर्थ मार्ग हैं, अर्थोत्पादन के मार्ग हैं, और उसका अनुपात ऐसे होना चाहिए। तो भारत हमेशा उद्योग प्रधान देश ही रहा है, उद्योगों में खेती प्रधान रहा है, कृषि प्रधान रहा है, यह हम कह सकते हैं। अब भारत की सारी जो भू रचना थी,
भू सामाजिक, ऐसा हम कहेंगे कि भू सामाजिक रचना थी। उसमें उद्योगों का केंद्र ग्राम था। उसको ग्राम कहा जाता है जो उद्योगरत है, जहां देश की 70% समृद्धि निर्माण होती है। इसलिए भारत ग्रामों का देश है, गांव का देश है। भारत ग्राम लक्ष्मी, भारत की लक्ष्मी का स्वरूप ग्राम लक्ष्मी है, और ऐसा उद्योग प्रधान देश। तो भारत ने उद्योगों में विश्व भर में सर्वश्रेष्ठता प्राप्त की है। इतिहास, इसका तो इतिहास देखना चाहिए। इतना अब उद्योग क्षेत्र को, उत्पादन के क्षेत्र को सहायता करने वाला एक बहुत बड़ा विषय है टेक्नोलॉजी का। तो ये जो यंत्र प्रणाली है उसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। यंत्र स्वयं है उसको हम मशीन्स कहते हैं। तो मशीन्स माने यंत्र, और यंत्र प्रणाली माने इंजीनियरिंग, ये उद्योग के लिए बहुत बड़ा उपकारक क्षेत्र रहा है। आपको आश्चर्य होगा, अथवा वास्तव में आप भारत के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आश्चर्य नहीं होगा। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत ने विश्व भर में महारत हासिल की है। भारत का टेक्नोलॉजी का क्षेत्र भारी पड़ता है वर्तमान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पर। ये विश्वास नहीं होगा, इस कथन पर विश्वास नहीं होगा, परंतु हम अध्ययन करेंगे तो हमको ये विश्वास करना चाहिए, ऐसी जानकारी प्राप्त होगी। भारतीय टेक्नोलॉजी का एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि वह पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, उपकारक है। वर्तमान टेक्नोलॉजी का प्रमुख दुर्गुण ये है कि वह पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों का ही नाश करता है, इसलिए यह विनाशक टेक्नोलॉजी है। भारत की समृद्धि कारक ऐसी टेक्नोलॉजी है। अब ये हमारे आईआईटीज में पढ़ाया जाना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाया जाना चाहिए, और अर्थशास्त्र में भी पढ़ाया जाना चाहिए कि इसके जो साधन हैं, उत्पादन के साधन, उसमें ये यंत्र रचना और यंत्र प्रणाली कितना कितना महत्वपूर्ण रोल उसका है, महत्वपूर्ण भूमिका उसकी है। तो हमारी विविध उद्योगों के लिए विभिन्न प्रकार की कारीगरी का विकास भारत में हुआ है, और उत्कृष्टता और गुणवत्ता और विपुलता के क्षेत्र में भारत विश्व में नंबर 1 रहा है, हमेशा रहा है। गत 100-200 वर्ष में वो कम होता गया, परंतु आज भी पुनः उस दिशा में हम यात्रा कर रहे हैं। परंतु बहुत, जिसको कहेंगे मिलावट हो गई है। भारत और अभारत का कुछ हम अलग ही नहीं कर पा रहे हैं, और अभारत हमारे पर प्रिवेल कर रहा है, भारी पड़ रहा है, ये तो हम देख ही रहे हैं। परंतु इसका परिणाम भी, दुष्परिणाम भी भुगत ही रहे हैं। इसलिए भारतीय अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था का विचार करेंगे तो उद्योग, बाजार और नौकरी, इसके अनुपात की ओर पहला ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा ध्यान देना पड़ेगा टेक्नोलॉजी, कारीगरी और टेक्नोलॉजी, इन 2 बातों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। और तीसरा मुद्दा कहकर आज का सत्र हम समाप्त करेंगे, परंतु अगले सत्र में भी इस विषय की हम चर्चा अवश्य करेंगे, क्योंकि समृद्धि सभी के लिए क्रूशियल बात है, चाहिए ही चाहिए। कभी भी भारत के लोगों को किसी ने नहीं कहा गरीब रहो, दरिद्र रहो, भीख मांगो, ऐसा कभी नहीं कहा किसी ने। समृद्ध बनो, विपुल धन धान्य प्राप्त करो और दान दो, देने वाले बनो, ऐसा ही कहा है।
ये कैसे होता है? ये चमत्कार है। आज के संदर्भ में देखेंगे तो ये चमत्कार ही है, परंतु वांछनीय भी है। कौन चाहेगा गरीब बनने का? कौन चाहेगा दरिद्र बनना? परंतु परंतु दरिद्र भी बनो, गरीब भी बनो, रोगी भी बनो और फिर समृद्धि प्राप्त करो, ये कैसे हो सकता है? तो भारत का वर्तमान अर्थ क्षेत्र है वो दुर्बुद्धि का शिकार बना हुआ है। यानी बुद्धि ठीक से काम नहीं करती, नहीं तो इसी भौतिक भौतिक संसाधनों से, इसी बौद्धिक संसाधन से, इसी बुद्धि से, इसी हाथ की कुशलता से और इसी प्राकृतिक संपदा से हम सुखी स्वस्थ पर्यावरण के संतुलन वाली समृद्धि भी पैदा कर ही सकते हैं। हम दरिद्र रहना ये हमारा भाग्य नहीं है, गरीब रहना हमारा भाग्य नहीं है, और उद्योगशील हम हमेशा रहे, हमारे हाथ कुशल कारीगर रहे, हमारी बुद्धि निर्माण क्षम रही है, और प्रकृति ने तो हमारे पर चारों हाथों से, सहस्रों हाथों से कृपा ही की है, आज भी कर रही है। केवल हमारी बुद्धि को व्यवस्थित होने की आवश्यकता है। तो मैं तीसरी बात बता रही थी, वो ये थी कि मनुष्य की आर्थिक स्वतंत्रता नष्ट नहीं होनी चाहिए। आज की अर्थव्यवस्था में अधिकांश लोगों को नौकर और मजदूर बना दिया है। नौकरों का और मजदूरों का स्वमान नहीं होता, स्वतंत्रता नहीं होती। स्वमान और स्वतंत्रता नहीं रही तो जीवन जीने लायक ही नहीं रहता, क्योंकि स्वतंत्रता ही तो मूलभूत अधिकार है सभी का। तो हमारा उत्पादन का क्षेत्र में बाजार और नौकरी में पर तो हम बाद में आएंगे, परंतु ये जो प्रमुख क्षेत्र है उत्पादन का, उद्योगों का, उसमें ये तीन बातों की मूल हानि नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य, पर्यावरण और मनुष्य की आर्थिक स्वतंत्रता, इसकी हानि नहीं होनी चाहिए। ये भारतीय अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांत है। इसके हानि तीनों की आज हो रही है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि सब कुछ होते हुए भी हम ऐसे दुर्भाग्य को निमंत्रण दे रहे हैं। ये क्या रचना है, कैसी रचना होती है? इसका तो इतिहास में बहुत मार्गदर्शन है कि ऐसे करो तो रोगी नहीं बनोगे, ऐसे करो तो पर्यावरण की रक्षा होगी, ऐसे करो तो मनुष्य की आर्थिक स्वतंत्रता सुरक्षित रहेगी। इतना सारा होने के बाद हम नहीं कर रहे हैं ऐसा, इसको हम क्या कहेंगे? क्या हमारा दुर्भाग्य कहेंगे? क्या हमारी आत्मविस्मृति कहेंगे? क्या कहेंगे? दिस इज द क्रूशियल क्वेश्चन। ये प्रश्न हमारा संपूर्ण समाज रचना का, जीवन रचना का केंद्रवर्ती परेशान करने वाला विषय है। तो हमारी यूनिवर्सिटीज को इसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। यूनिवर्सिटीज में आज इस विषय का ऊहापोह नहीं हो रहा है, इसलिए हमें राम विद्यापीठ के माध्यम से यह ऊहापोह करना प्राप्त है। तो इन तीन प्रमुख बातों के साथ अर्थशास्त्र की चर्चा को हम आगे सत्रों में चालू रखेंगे। अभी यहाँ विराम करते हैं। नमस्कार जी। तो आपने बताया कि 70% कृषि होना चाहिए। नहीं, मैंने कृषि नहीं कहा, उद्योग कहा, उत्पादन कहा। अच्छा, ठीक है, तो यही एक कंफ्यूजन था। हाँ 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 हाँ। और उद्योगों में कृषि प्रधान, ये कहा था मैंने। ठीक। हाँ केसरी जी, मेरा एक निवेदन है, आप बार बार किसी को प्रश्न पूछ रहे हैं तो हैंड रेज करिए, प्रश्न पूछिए, ये मत कहिए।
मौन रहिए, 1 मिनट खाली जाती है तो हम सत्र समाप्त करेंगे, जी ताई, क्योंकि ठीक है, 3 बार आप बोलेंगे तो भी अर्थ वही है, वाक्य भी वही है, तो ऐसे ऐसे क्यों करना। ठीक है ताई। जी, पूछेंगे ताई ना प्रश्न। हाँ जी, संतोष ताई कुमार जी। ताई मैं लक्ष्मीकांत पांडे बोल रहा हूँ पुणे से। जी हाँ, जी हाँ। आर्थिक स्वतंत्रता, इसके बारे में हम्म, थोड़ा अधिक स्पष्टीकरण की जरूरत महसूस हो रही हाँ है। हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल हम्म, है। हम्म, दैशिक शास्त्र में आर्थिक स्वतंत्रता का विषय प्रमुख रूप से आएगा, जी इसलिए वहां तो इसकी विस्तार से चर्चा होगी ही। जी जी। यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी अनुषंग से, परंतु आज यदि शुरू करते हम हम्म, तो ये विषय पूरा नहीं होता, हाँ इसलिए हाँ अगले हाँ। सत्र में आर्थिक स्वतंत्रता की मैंने अभी चलो एक सूत्र तो बताऊं। नौकरी नहीं करनी चाहिए किसी ने हम्म अर्थार्जन के लिए। अब बताओ, हम्म हम्म यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक नौकरी नहीं तो क्या कर रहे हैं। हम्म और फिर ज्ञान तो बिकाऊ नहीं है, तो ज्ञान तो बेचाई जा रहा है, एजुकेशन इंडस्ट्री बन गया। हम्म तो फिर ये ना तो स्वतंत्रता रहती है, न धर्म रहता है। हम्म तो ये नौकरी नहीं करनी पड़नी चाहिए। अब हम जो काम करते हैं, ये भारतीय जीवन का एक प्रमुख सिद्धांत है कि हम जो काम करते हैं वो हमारे अधीन होना चाहिए, उसके बारे में निर्णय लेने का अधिकार मेरा होना चाहिए, उसके बारे में कोई भी परिवर्तन करने का अधिकार मेरा होना चाहिए। मुझे वो काम आना चाहिए, मुझे काम करवाना नहीं चाहिए, मुझे काम करना चाहिए। मुझे काम किसी के कहने से नहीं करना चाहिए, मेरे स्वयं के निर्णय से, विवेक से करना चाहिए। ये स्वतंत्रता है, और ये स्वतंत्रता हम आबादी तो रखना चाहते ही हैं। बात बात में कहते हैं ना, तेरे बाप का नौकर हूं कि तुम बताओ ऐसा करूं, तुम कहो ऐसा करूं। उस समय तो हम एकदम स्वतंत्रता चाहते हैं, परंतु पैसे के लिए बॉस इज ऑलवेज राइट भी कहते हैं। वो हम उससे सहमत हो ना हो, स्वीकार करना पड़ता है। कैसे, ये क्यों स्वीकार करते करते हैं हम? नौकरी करते हैं इसलिए। बॉस इज ऑलवेज राइट, वो प्रत्यक्ष में, और परोक्ष में बॉस इज ऑलवेज रॉन्ग, होता ही नहीं कभी वो सही। ये कहाँ से आया? तो स्वामी और सेवक के बीच के संबंध ही इतने खराब हो गए, इससे तो ये नौकरी की व्यवस्था से हो गए। फिर भी 10% नौकरी करने वाले लोग चाहिए। वो क्या होता है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। किसको नौकरी करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए, किसको भिक्षा मांगनी चाहिए और किसको नहीं मांगनी चाहिए, ये बहुत ही अच्छे विचारणीय प्रश्न है। और अगर हम इसका 10% भी लागू करना शुरू करें तो भारत तो देखते देखते समृद्ध हो जाएगा। ऐसा है, तो आगे विस्तार से विचार करेंगे। जी जी, संतोष कुमार जी, आप बात रख सकते हैं। जी नमस्ते ताई, मैं संतोष नमस्ते नालंदा से बोल रहा हूँ। जी। हाँ जी। ताई मेरा सवाल नहीं, ये मेरा सवाल नहीं है ताई, मेरी माता जी का है। उनका हाँ कहना है जैसे वो पटना जाती हैं या कहीं बाहर जाती हैं तो वो जो विकास, जो मकानों का बनना इतना सारा, हाँ 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 तो जो ये मैं उनको बात बताता हूँ तो हाँ, उनको हम्म, ऐसा लगता है कि ये सब जो इतना विकास हो रहा है, इतने लोग धनवान हैं, इतने जो बिल्डिंगें बना रहे हैं, तो वो किस तरह का विकास है, वो कहाँ मतलब हाँ जो हाँ हाँ मैंने उनको ये हाँ चीजें स्पष्टता नहीं है कि हाँ, ये विकास सही। है या फिर क्या है, ऐसा था। क्या है? हाँ, वह तत्वतः विकास नहीं है, विनाश है। विनाश की दिशा में ले जाने वाला विकास, ऐसी कोई विचित्र व्याख्या या विचित्र स्थिति हमने निर्माण कर दी है। इसलिए विकास की भारतीय संकल्पना ये हमको समझनी चाहिए। अब विकास जो देखकर हम कहते हैं कि विकास हो रहा है, उसके बारे में कैसे देखेंगे? क्या चौड़े रास्ते नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। वहाँ यातायात, परिवहन,
सरल हो सके, सुगम हो सके, उबड़ खाबड़ ना हो, ऐसे रास्ते नहीं होने चाहिए। परिवहन के साधन नहीं होने चाहिए। हमको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो वाहन भी चाहिए। तो वाहन, चौड़े रास्ते, क्या उत्तुंग विशाल भवन नहीं होने चाहिए। क्या हमें झोपड़ी में थोड़े रहेंगे, हम महालयों में रहेंगे। ठीक बात है, तो महालय होने चाहिए। सब प्रकार की सुविधाएं जो हमारा श्रम कम कष्ट कम करे, ऐसी होनी चाहिए। जो चाहे हम इच्छा करें मन में, वो हमें प्राप्त हो जाए, होना चाहिए। हमारी सहायता कष्ट कम करने वाले यंत्र नहीं होने होने ही चाहिए। अभी मैंने टेक्नोलॉजी की बात तो की ही थी कि टेक्नोलॉजी तो होनी ही चाहिए, और है भी। हम होनी ही चाहिए, इस बात में विश्व भर में किसी का दो मत नहीं है। परंतु भारत की टेक्नोलॉजी आज की टेक्नोलॉजी से अधिक अच्छी थी, इस बात पर किसी का भरोसा नहीं है। ये बात कोई मानने को तैयार नहीं है। टेक्नोलॉजी चाहिए। इसका दूसरा ही वाक्य हम कहते हैं, भारत में टेक्नोलॉजी नहीं थी इसलिए वो तो पिछड़ा था। और एक कौन कहता है पिछड़ा था? अगर भारत को पिछड़ा कह रहे हैं तो पिछड़े की परिभाषा ही बदलनी पड़ेगी आपको। तो ये तो बहुत बड़ा संकट, मनोवैज्ञानिक संकट है और ज्ञान के अभाव का संकट है। हम भारत को जानते ही नहीं है, भारत की टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है, भारत के यंत्रों के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है हमने, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं। अब यूनिवर्सिटी में ऐसा ज्ञान नहीं देगी तो फिर भारत की सेवा करती है क्या हो, कि भारत के छात्रों को, भारत के इतने बड़े समुदाय को वो ज्ञान ही नहीं दे रही है, जानकारी ही नहीं दे रही है, अज्ञान बनाकर रखा है, मैंने जानने ही नहीं दिया कुछ भी। तो हमारी समस्याएं कुछ अलग हैं। हमारे यंत्र होने चाहिए, चौड़े रास्ते होने चाहिए, अच्छा वाहन व्यवहार होना चाहिए, अच्छी सुविधा देने वाली हमारी व्यवस्थाएं होनी ही चाहिए। जो चाहिए वो हमको मिलना ही चाहिए। उसे प्राप्त करेंगे तो भौतिक विकास बहुत किया है ऐसा कहेंगे ही। और भारत में बहुत अच्छा शब्द इसके लिए है, अभ्युदय। अभ्युदय तो होना ही चाहिए ना। हम क्या ऐसे चींथरे हाल थोड़े रहेंगे, चिंधियां पहनकर तो नहीं रहेंगे। हमारे वस्त्र भी एकदम उत्कृष्ट गुणवत्ता के क्यों नहीं होने चाहिए? और मेरे घर के अलमारी में क्यों 50 साड़ियां नहीं होनी चाहिए, क्यों 500 नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, परंतु एट व्हाट कॉस्ट, क्या कीमत चुकाकर होनी चाहिए? इस प्रश्न पर विचार करना ये आज की क्रुशियल आवश्यकता है। ये बहुत प्राण प्रश्न बन गया है। तो विकास की माने ये जो जिस माध्यम से हमको विकास 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 दिख रहा है उसका भारतीय स्वरूप क्या है ये जानना चाहिए। ये नहीं जानना चाहिए कि हमको रास्ते ही नहीं बनाने चाहिए, भवन ही नहीं बनाने चाहिए, पुल नहीं बनाने चाहिए, बांध नहीं बनाने चाहिए, ये कारखाने नहीं निर्माण होने चाहिए। ऐसा नहीं है, ये सब होना चाहिए। देयर इज ए भारतीय वे फॉर इट, भारत की पद्धति से होना चाहिए। और जब हम भारत की पद्धति से करेंगे तो विश्व में कहीं नहीं दिखाई देता है ऐसा विकास यहाँ दिखाई देगा। इस बात को हम हजम कर सके इतना तो चिंतन आगे अपने आप भी करना चाहिए। जी ठीक है, हाँ, धन्यवाद। आगे सागरिका जी नाम से जो है आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं। राधे राधे। नमस्कार। एक बार आप परिचित दीजिएगा पहले। राधे राधे ताई, मैं संभल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हाँ, मेरा प्रश्न भी था और एक मेरी सोच भी है कि हाँ, जैसे जो बहुत से रिलेटिव्स हैं वो बाहर रहते हैं, तो वो लोग बहुत कहते हैं कि वहाँ की पढ़ाई फ्री है, वहाँ के बच्चों के लिए ये है, इतनी सुविधाएं सब है। तो लौट के मैं ये बोलती हूँ कि हमारे इंडिया में भी तो पढ़ाई फ्री है, बट फिर उसको कर पाया जाता है
हाँ कौन हाँ पढ़ाता है? हाँ पढ़ाते। हाँ मतलब जैसे अब ये हमारे जो सरकारी स्कूल है हम तो फ्री में हम्म, कराते हैं, तो जो इतने स्कूल खुले हुए हैं तो इनको बंद मतलब इन्हें चलाया ही क्यों? पहली चीज तो विदेशों में तो कहीं भी नहीं है प्राइवेट स्कूल। हम्म, हम अब ये हाँ विद्यापीठ शुरू कर पढ़ा रहे हैं सब, तो हाँ हाँ किया जाएगा। हाँ 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 ठीक है ठीक है, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। इस बात को हमें समझना ही चाहिए, शिक्षा निशुल्क होनी चाहिए, ये पहला सिद्धांत है। अब विदेशों में तो सब फ्री है, अब भारत में इतनी महंगी है, प्रश्न तो ये आएगा ही। परंतु दूसरा उसके साथ है, उसका खर्चा देता कौन है? तो विदेशों में सरकार देती है, यहाँ भी सरकारी व्यवस्था हुई है। वो तो यो तो यूरोपीय व्यवस्था ही है। भारत में खर्चा कौन देती है? सरकार नहीं देती, समाज देता है, समाज देता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। निशुल्क होना चाहिए, ये बात तो भारत की ही मूल सिद्धांत की बात है, निशुल्क होना। परंतु समाज ने इसकी व्यवस्था करना, सरकार ने नहीं। इसका कारण भी ये है, सरकार कभी पैसा कमाने के लिए नहीं जाती है, समाज पैसा कमाता है। अर्थ का उत्पादन कौन करता है? समाज करता है, सरकार नहीं करती। किसी भी देश में सरकार नहीं करती, सरकार समाज से कर के रूप में धन संपादन नहीं, जैसे करती है। सरकारी स्कूल वगैरह हाँ नहीं तो खुलवाए हैं, हाँ अगर नहीं सरकार सर, इनको अनुमति ही ना। वो एक अलग बात हुई। देखो सरकार को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो हम जब राज्य व्यवस्था की बात करेंगे तब देखेंगे। परंतु सरकार को शिक्षा की व्यवस्था का बोझ नहीं उठाना पड़ना चाहिए। अभी तो क्या करेगी सरकार? नहीं करेगी तो क्या करेगी, करना ही पड़ता है। तो इसलिए सरकारी व्यवस्था है, परंतु मूलतः ये व्यवस्था स्वास्थ्य की, शिक्षा की, ये सारी व्यवस्था समाज को करनी चाहिए। यही हमारी व्यवस्था, भारत की व्यवस्था ऐसी रही है। अब सरकार करती है, ये भारत की व्यवस्था नहीं है। और लेकिन हम भारतीय नहीं है ऐसा ही तो सब कुछ कर रहे हैं। वो उसमें परिवर्तन लाने के लिए तो राम विद्यापीठ में चिंतन हो रहा है। तो ये ठीक नहीं है अभी की व्यवस्था। वो क्यों नहीं सरकार को करना चाहिए और क्यों समाज को करना चाहिए, इसका विचार हम आगे शासन प्रशासन की व्यवस्था का विचार करेंगे तब देखेंगे। परंतु विदेशों में सब फ्री है, इससे खुश होने की आवश्यकता नहीं है। भारत का सिद्धांत भी निशुल्क शिक्षा का ही है। जी धन्यवाद ताई। जी भाई अभी 7 बजे हैं और सुधीर भाई और सुधीर सावदेकर जी का हैंड राइज है। कौन दूसरे कौन? सुधीर सुधीर सावदेकर जी और हाँ, समीर भाई। समीर भाई। ठीक है, आपके प्रश्न पूछ लीजिए। अगर ऐसा लगा कि 5 मिनट लेकर उत्तर भी देना चाहिए तो प्रयास करेंगे, नहीं तो आगे स्वतंत्र चर्चा भी हम कर सकते हैं। पूछ लीजिए एक बार समीर भाई और फिर बाद में सुधीर जी। जी नमस्कार ताई। भारतीय हाँ तंत्र ज्ञान के आधार पर अभी जो व्यवसाय है, उत्पादन हो रहे हैं, तो उसकी वितरण व्यवस्था बढ़े तो इसके लिए परिप्रेक्ष्य में क्या उपाय हो सकते हैं? हाँ, प्रश्न आपका आउट ऑफ सिलेबस है। आज हमने बाजार की चर्चा की ही नहीं है, पहले उत्पादन की चर्चा करेंगे क्योंकि वह बहुत बड़ा क्षेत्र है। फिर बाजार की चर्चा हम अगले सत्र में करने वाले हैं, उस समय आपके प्रश्न का उत्तर में दूंगी। जी सुधीर जी। हाँ सुधीर जी। जी ताई प्रणाम। नमस्कार। आदरणीय लक्ष्मीकांत जी ने जो प्रश्न पूछा उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है मेरा। उसका उत्तर भी आपका वही रहेगा मुझे जानता हूँ, मगर मुझे ऐसा तो लगा कि भी मैंने क्यों अपनी बात पूछ कह के रहे रखना हैं? चाहिए। हाँ रखो, चलो प्रश्न रखो। जी जी। समृद्धि की बात हम जब करते हैं तो हाँ एक तो नौकरी का मार्ग है जो अभी बहुत ज्यादा हाँ प्रचलित है, और दूसरा हाँ हम स्वतंत्रता की बात जो कर रहे हैं, इसमें हाँ स्वतंत्रता हाँ होना चाहिए कार्य करने वाले के, उत्पादन हाँ करने। हाँ हाँ तो इन दोनों में
समृद्धि की तरफ बढ़ने का मार्ग अलग अलग है। तो उसका हाँ व्यवस्था का जो ताना बाना है वो हाँ सूक्ष्मता से समझना और उसका दोनों का तौलनिक अभ्यास करना आवश्यक हाँ है। और हाँ उसके संदर्भ में बात आगे आएगी, आप बताएंगे भी, और कुछ संदर्भ ग्रंथ भी अगर पता चलेंगे तो वो भी जानना चाहूंगा। मैंने कहा था कि बाजार और नौकरी किसको करना चाहिए, नौकरी किसको नहीं करना चाहिए, ये अगले सत्र में ये विषय इसकी चर्चा होगी। इसलिए आपका भी आउट ऑफ सिलेबस अभी हुआ नहीं, जिसका जो पढ़ाया नहीं उसके बारे में क्या प्रश्न पूछेंगे, उसमें से प्रश्न पूछना चाहिए। तो हम आगे इसका विचार करेंगे और करना ही चाहिए, महत्वपूर्ण है, इसलिए करेंगे। तो ठीक है। हाँ ताई, एक बार वो उत्तम विद्या मध्यम, वो आपने जो बताया सुना हुआ था, एक बार उसको दोहराएंगे। उत्तम विद्या मध्यम उत्तम खेती। उत्तम विद्या, विद्या उत्तम, तो इधर, हाँ ये विद्या का क्षेत्र नहीं है, ये पैसे का क्षेत्र है, धन का अच्छा। क्षेत्र है। हाँ, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ अच्छा। नौकरी, अधम भीख। ठीक 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 ठीक। जी, भिक्षा को अधम मत कहो, नहीं तो अभी क्या। सीधी भिक्षा योजना चलानी है। हाँ, तो वो हम भीख नहीं मांगने जा रहे हैं, भिक्षा मांगने जा रहे हैं। उत्तम तो खेती। संदर्भ, हमको संदर्भ नहीं छोड़ना चाहिए। उचित संदर्भ में उचित पद्धति से किसी भी विषय को समझना, ये बुद्धिमानी का प्रथम लक्षण है। और तभी ये सब समझा भी जाता है ना। तो हमारे श्रोता बुद्धिमान हैं, ऐसा तो मैं मानकर चलती ही हूँ। हाँ जी ताई। हाँ फिर भी किन्हीं का कोई प्रश्न हो, बाद में ध्यान आए, कोई जिज्ञासा हो, तो हमारा एक व्हाट्सएप समूह बना हुआ है, उसमें भी आप अपनी बात रख सकते हैं। डिम्पल जी, आप अपनी बात वहीं रख दीजिएगा, क्योंकि 7:04 हुआ है, तो आप अपनी प्रश्न वहां रख सकते हैं। ठीक ताई, करें।